क्योंकि परिसीमन एक ऐसा मुद्दा, परिसीमन की रिपोर्ट का हर कोई इंतजार कर रहा था। सो परिसीमन की आज रिपोर्ट आई। दिल्ली में परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को दे दिया है। हम आपको जानकारी दे देते हैं कि 7 सीटों को बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि अगर बात करें 6 जम्मू की सीटें बढ़ाई जाएंगी और 1 कश्मीर की सीटें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन हकीकत थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये खबर बता रहे हैं कि खबर क्या है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 7 सीटें एससी और 9 सीटें एसटी को दी गई हैं और 31 दिसंबर तक ये फाइनल हो जाएगी रिपोर्ट। हालांकि अगर किसी को इस पर संशय है तो अपनी बात को परिसीमन आयोग के सामने रख सकता है और 31 को तकरीबन ये फाइनल हो जाएगा। अगर किसी को संशय होगा तो इसमें दखल करेगा, उसके बाद परिसीमन फाइनल इसे कर देगा। लेकिन परिसीमन आयोग की क्या रिपोर्ट कहती है आज के दिन, क्योंकि जो नेताओं की आप तस्वीर देख रहे हैं सांसदों की, वो थे बीच में और परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को दिया है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर काफी रिएक्शन आए हैं, थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन जानकारी आपको दे देते हैं सबसे पहले कि 7 सीटों को बढ़ाने की बात कही गई है। 6 जम्मू, 1 कश्मीर में बढ़ाई जाएंगी सीटें, 7 सीटें एससी और 9 सीटें एसटी को दी गई हैं। 31 तक ये फाइनल हो जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन रिएक्शन आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने जब खास तौर पर काम किया, दिल्ली के अंदर अपनी रिपोर्ट को दे दिया, तो क्या ये नेता कहते हैं, फिर क्या हकीकत है। क्योंकि जनसंख्या इसका आधार दिया गया है, क्षेत्रफल इसका आधार दिया गया है कि इस आधार पर परिसीमन ने काम किया है, सरकार यही कह रही है। लेकिन हकीकत क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप नेताओं को रिएक्शन सुनिए कि नेता क्या कुछ कहते हैं, चाहे फिर बीजेपी के हो, अपनी पार्टी के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या तमाम पार्टी के हो। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया परिसीमन। ऑल द एसोसिएटेड मेंबर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टी और पॉलिटिकल एफिलिएशंस not only appreciated the work done by the Delimitation Commission, but also committed that they would, in future also, for the rest of the exercise, cooperate in all possible means. National Conference members were there, and they were also satisfied with the parameters which were being followed by the Commission. तो ये ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई काम हो रहा है। एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीड ऑन दैट। इलेक्शन कब होगा इसका फैसला चुनावी आयोग करता है, विच इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। परिसीमन आयोग के लेकर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए, कहा ये बीजेपी का आयोग है, बहुत अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक। आई थिंक दैट अमाउंट्स टू एक्चुअली abusing the sanctity and propriety of the Constitution of India, which should not be done by any mature politician. The Delimitation Commission is doing it's following a timeline depending upon the parameters that they usually follow, and I think in the course of time because they have still to gather inputs. Next meeting होगा सर इसका? No, there are parameters laid down which have to be followed by the Delimitation Commission, and I appreciate that they are following it. So it can't be that I need a constitution, so I'll get it, or you need a constitution, so they'll follow. हमने भी सुना है कि जो प्रपोजल्स डिलिमिटेशन कमीशन ने दिए हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से, वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौक़िफ़ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है, ये दरअसल बीजेपी की ईमा पे की जा रही है, उनके कहने पे की जा रही है, उनके जो सियासी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए की जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रपोजल आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि कश्मीर को 1 सीट दी जाएगी, जम्मू में 6 सीटें दी जाएंगी, जो किसी तनासुब से सही नहीं है। पॉपुलेशन सेंसस को आप देख लीजिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। दरअसल जो कोर एजेंडा है बीजेपी का और आज की हुकूमत वक्त का, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को और डिवाइड किया जाए रीजनल बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे। इस कमीशन ने उसी गोल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम किया है। और जो एप्रीहेंशन हमने बहैसियत पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फर्स्ट डे से एक्सप्रेस किए थे, जाहिर किए थे इस कमीशन को लेके, इनके मंसूबों को लेके और जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे उनको लेके, उस पे आज कहीं न कहीं एक मोहर सब्त हो गई है। लेकिन हम बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं और हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये किसी भी कीमत में एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा
की सीटों के गठन को लेकर जो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था, उस डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो एसोसिएट मेंबर्स के साथ जो है वो साझा की है। पिछले 70 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार एक आवाज उठती रही है कि रीजनल इम्बैलेंस यहाँ रहा, और वो सभी बातें हम सब ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने तथ्यों आधारित वो सारे फैक्ट्स उनके सामने रखे थे। और आज ये रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और चुनाव आयोग के सहयोग से तैयार की है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक रीजनल इम्बैलेंस जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले था, यकीनन डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने उसको समाप्त किया होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 वर्षों में हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि जम्मू संभाग को उसका हक नहीं दिया गया, और ये सभी बातें हमने डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग के सामने रखी थी, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों ने भी ये सारी बातें जो हैं वो चुनाव आयोग और डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी हैं। मुझे विश्वास है कि अब की बार जो डिलिमिटेशन कमीशन ने एक सारी मेहनत और एक्सरसाइज की है, यहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, यहाँ के जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उनके मुताबिक उन्होंने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट जो रिपोर्ट जिसमें सबको उनका हक मिले, इस प्रकार से उन्होंने जरूर प्रयास किया होगा। हालांकि इस रिपोर्ट की प्रति हमको अभी मिलना बाकी है, उसकी सारी डिटेल्स में जाने के बाद ही हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन जो एक मोटा मोटा खाका हमारे सामने आ रहा है, हमें लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने सभी क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर आधारित रियलिटीज को उजागर करती एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सबको जो है बराबरी का हक देने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हो, पीडीपी के लीडर हो या कांग्रेस के लीडर हो, वो एक मोहल्ले की बात करते हैं। इन सबको पूरे जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए, ना कि एक विशेष मोहल्ले या विशेष क्षेत्र के बजाय उनको पूरे जम्मू कश्मीर के परिदृश्य पर अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनोमस, अपनी पार्टी ने पहले ही इस पे जो अभी तबसरा किया है, वी रिजेक्ट इट टोटली। हम बिल्कुल इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये लेट पैरामीटर्स के मुताबिक नहीं है। जो लेट पैरामीटर्स डिलिमिटेशन कमीशन के पास थे उसके मुताबिक नहीं है, जिसमें 2011 का सेंसस वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए मैं बताऊंगा, अभी ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया है, वी रिजेक्ट दिस। ये पहले ही हम बिल्कुल इसको मुस्तरद करते हैं, और हाँ, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंटरवीन करेगी और हक और इंसाफ पे मबनी कमीशन की सिफारिशात, जो फाइनल सिफारिशात होंगी, होनी चाहिए। नंबर 1। इसके साथ ही मैं आज बड़ा एक तो आपने सुना क्या राजनेताओं की तरफ से कहा गया है, आपको सुनवाना जरूरी था क्योंकि ये सभी के रिएक्शन थे। हालांकि 2011 का बड़ा जिक्र हो रहा है। अब हम आपको हकीकत दरअसल बताते हैं, जो आधार दरअसल दिया गया है जनगणना के अनुसार 2011 के। अब ग्राफिक्स एक एक करके दिखाएंगे, आप इसे दरअसल समझिएगा बारीकी से कि हकीकत है क्या। तो ग्राफिक्स आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि 2011 के अनुसार जनगणना जब हुई तो क्या थी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत में जनसंख्या की गणना हर 10 साल में होती है। इससे पहले 2011 में हुई थी, और 2011 में जनगणना हुई तो जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या कितनी थी वो आपके सामने इस वक्त 5 के पंच प्रोग्राम में रख देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या 1,25,41,302 थी जब जनगणना हुई। हालांकि जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 1.04% है। ये जनगणना कहती है 2011 की, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 66,39,122 है। कुल मिलाकर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर धोने का। हालांकि महिलाओं की जनसंख्या 59,02,180 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आते हैं जम्मू पर, कि जम्मू के अंदर 2011 में कुल आबादी कितनी बताई गई, यानी 53,78,538 ये जम्मू की कुल आबादी।
कश्मीर की आबादी बताई गई है 2011 के अनुसार 68,88,475, यानी कश्मीर की कुल आबादी ज्यादा है जम्मू से, यह कहा गया है। 2020 में लोकसभा के अंदर, यानी पिछले वर्ष लोकसभा के अंदर जो जानकारी दी गई उसमें जम्मू में वोटर की संख्या बताई गई है 37,33,111। कश्मीर में वोटरों की संख्या बताई गई है 40,10,971, यानी कश्मीर में जनसंख्या भी ज्यादा है, कश्मीर में वोटर भी ज्यादा है, लेकिन सीटें परिसीमन आयोग की तरफ से जम्मू को ज्यादा दे दी गई हैं। अब आप इसे समझिएगा और इसी का एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे और बातचीत इस पे करेंगे, क्योंकि दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये ग्राफिक्स भी साइड में चलाते रहिएगा, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन फटाफट से मुलाकात आपकी करवा देते हैं। सुनील सेठी साहब हैं, बीजेपी के नेता, इस वक्त 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए। साथ ही साथ एम.के. जोगी साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए 5 के पंच में। हालांकि आपकी तस्वीर थोड़ी थोड़ी धुंधली नजर आएगी क्योंकि पीडीडी का थोड़ा मसला चल रहा है, लेकिन आप जुड़े हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील सेठी साहब, आपसे मेरा पहला जवाब बनता था, लेकिन एम.के. जोगी साहब से मैं पहला सवाल लूंगा, क्योंकि अभी जितेंद्र सिंह साहब को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि परिसीमन आयोग ने जो रिपोर्ट दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उससे कुछ भी आपत्ति नहीं है, जब फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे वहां पर। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट आया, उमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि भाई 2011 की जनसंख्या कुछ और कहती है, उस आधार पे नहीं, आपने तो किसी और आधार पर इस रिपोर्ट को पेश कर दिया है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब की जुबान कुछ और, उमर अब्दुल्ला साहब की जुबान कुछ और। एम.के. जोगी साहब, मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो काम किया है, मुझे लगता है उसको काफी सराहना चाहिए। और अभी सोशल मीडिया पर और सभी मित्रों से ही अभी हम ये चीजें सुन रहे हैं, बट हमारे जम्मू के और कश्मीर के जो एमपीज की आज मीटिंग हुई, और मुझे लगता है कि अभी सब पॉलिटिकल पार्टियों को इंतजार करना चाहिए और 31 दिसंबर की जो ऑब्जेक्शन फाइल के लिए जो अगर किसी को, बहुत सारी पार्टियों को अगर लिखित में किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगी, लेकिन हमें अपने एमपीज जो है और हमारे कायद साहब इस मीटिंग में बैठे, और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम, आने वाला समय जो है, जब तक ये ड्राफ्ट जो है, जब तक ये सबों के पास लिखित में जब हम इसको देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, और मुझे लगता है कि इन्होंने सभी वर्गों को मद्देनजर रखकर सबों के वर्गों को जो भिन्न भिन्न तरीके से, जब डिलिमिटेशन कमीशन के लोग जब यहाँ आए थे जम्मू कश्मीर में, और वो हर जगह गए, हर जगह हर वर्ग से मिले। मेरे कहने का मतलब ये है ना, मेरे कहने का ये मतलब है, उमर अब्दुल्ला साहब ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार ये तो हो ही नहीं सकता है। फारूक अब्दुल्ला साहब वहां पर सहमत हैं कि परिसीमन आयोग की तरफ से जो किया गया वो ठीक किया गया, और जितेंद्र सिंह को भी हम सुन रहे हैं कि हाँ, उनकी तरफ से तो सहमति जताई गई जी। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की है ना उमर अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, आप भी सहमति जता रहे हैं परिसीमन से, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब तो ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दो बातें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये विद इन पार्टी पर ही आप छोड़ दीजिए, और मुझे लगता है कि सारे जो पार्टी के हमारे जो सीनियर और हमारे कायद साहब जब दिल्ली से यहाँ आएंगे, और सभी पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर जब बैठेंगे, तो आपस में जब मंथन करेंगे, तो वो हम आप बताएंगे जो हमारे कायद साहब ने वहाँ कुछ सोच के ही अगर कोई फैसला उन्होंने अगर लिया है, और वो अपनी पार्टी में आके भी जो हमारे एमपीज हैं वो वहाँ इस मीटिंग में बैठ के जो उमर साहब की नोटिस में या हमारे बाकी सीनियर लीडरों के साथ जब वो मीटिंग लेंगे, वो आपको बताएंगे। चलिए ठीक है एम.के. जोगी साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। सुनील सेठी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं एक बार फिर, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर 5 के पंच में जुड़ने के लिए। सेठी साहब, पहला सवाल आपसे होना था, लेकिन दो बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आई, इसलिए मैंने जोगी साहब से सवाल लिया है। सेठी साहब, 2011 की जो जनगणना है वो कुछ और कहती है, उसका कहने का मतलब है 2011 की जनगणना के अनुसार कि कश्मीर की आबादी ज्यादा है, कश्मीर में वोटरों की संख्या ज्यादा है, जम्मू में कम है, लेकिन जो आधार दिया गया परिसीमन आयोग की तरफ से, वो जनसंख्या का आधार रखा गया सबसे पहले 2011 का, उसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये प्रशासन की मंशा कुछ और है,
या खास तौर पर हम देखें कि ये जो आधार दिया गया वो गलत आधार है? क्या खास तौर पर हुआ है? आपका रिएक्शन पहला। देखिए, आपको दो चीजें इसमें समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि ये 7 सीटें जो हैं ये नहीं बटी हैं। ये परिसीमन जो है ये 7 सीटों का नहीं हुआ, 90 सीटों का हुआ। ठीक है। तो 90 सीटों में से 43 सीट्स जो है वो जम्मू को आती हैं और 47 सीट्स जो है वो कश्मीर को जाती है, क्योंकि जो पहले परिसीमन हुआ था वो ठीक नहीं था। ठीक है। इसलिए आज आपको ये लगता है कि जम्मू को 7 में से 6 मिली है, क्योंकि पहले परिसीमन अगर ठीक होता तो जम्मू को पहले ही ज्यादा सीटें मिलती। 70 साल से परिसीमन कभी भी जम्मू को इंसाफ नहीं दे पाया, ये पहली बार है कि जब इंसाफ मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि पॉपुलेशन जो है सिर्फ आधार नहीं होता डिलिमिटेशन। ठीक है। डिलिमिटेशन का आधार जो है पॉपुलेशन, उसमें एक फैक्टर होता है, उसमें एरिया और टोपोग्राफी सेकंड फैक्टर होता है, उसमें कम्युनिकेशन जो है वो तीसरा फैक्टर होता है, उसमें कन्वीनियंसेस कितनी फैसिलिटीज है वो चौथा फैक्टर होता है। इन सभी को मिला के जो है डिलिमिटेशन की जाती है। और अगर मैं तो आपके जो आंकड़े जो आपने भी स्क्रीन पे बताए उसी को देख रहा हूं। सर मुझे बताइए, अगर जम्मू की पॉपुलेशन जो है वो कश्मीर की पॉपुलेशन से तकरीबन 15 लाख कम है, तो जब हम पार्लियामेंट के वोट की बात करते हैं तो वो 15 लाख की जगह 2 लाख पे या 3 लाख पे कैसे सिमट के आती है? इसका मतलब है कि सेंसस जो हुआ है वो कहीं पे सेंसस में जानबूझ के गड़बड़ की हुई है कि पॉपुलेशन की अनुपात में 15 लाख का डिफरेंस है, लेकिन वोटर्स के अनुपात में सिर्फ 2 या 3 लाख वोटर का ही डिफरेंस है। 3 लाख वोट जो है वो कश्मीर का ज्यादा है, और अगर एरिया देखे तो जम्मू का काफी ज्यादा है। मैं अगर जो स्टेटमेंट मेरे साथी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर साहब ने दी है, हम इसका स्वागत करते हैं। अगर डॉक्टर फारूक साहब ये कहते हैं कि ये परिसीमन जो है, लेकिन सेठी साहब ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हाँ गड़बड़ी हो सकती है सेठी साहब, लेकिन जहां तक आप क्षेत्रफल का कह रहे हैं कि हाँ वोटर की संख्या का आधार रखा गया होगा, 2011 की जनगणना का आधार रखा गया होगा, क्षेत्रफल का आधार रखा गया होगा, लेकिन क्षेत्रफल में तो चुनाव वैली सबसे ज्यादा है सर। कश्मीर के अंदर तो क्षेत्रफल का हिसाब ज्यादा है। क्या बात करते हैं, वो जम्मू में है सर, वो कश्मीर में नहीं। ठीक है। वो जम्मू के प्रोविंस में है, इसलिए क्षेत्रफल जो है वो जम्मू का ज्यादा है। दूसरी, आप 5 अगस्त 2019 के बाद की अगर स्थितियों को देखेंगे तो उसमें नए जो वोटर्स बने हैं, जो नए वोटर्स जिनको राइट मिला है अब असेंबली में वोट डालने का, उसमें पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं वो जम्मू रीजन में रहते हैं। जो माइग्रेंट हैं जो पहले रजिस्टर नहीं थे अब रजिस्टर हुए हैं वो भी जम्मू रीजन में है। जो लेडीज जिनकी शादियां बाहर हुई थी उनकी फैमिलीज जो हैं वो वोटर जो बनेंगी वो भी जम्मू में है। गोरखा समाज जम्मू में है, वाल्मीकि समाज जम्मू में है। तो जो जनगणना का अनुपात है उसमें उतना ज्यादा डिफरेंस जो है जम्मू और कश्मीर में नहीं होगा। और क्योंकि एरिया जो है जम्मू रीजन का काफी ज्यादा है कश्मीर से, तो इसके लिए मुझे लगता है कि सीटें जो है अब उसका जो बंटवारा हुआ है उस सीटों का, वो लगता यह है कि जस्टिफाइड है। हालांकि 2021 में जब सेंसस हो जाएगा और उसके बाद जब डिलिमिटेशन होगी तो आप देखना कि जब सही तरह से जो है सेंसस होगा तो जम्मू की सीटें जो है वो कश्मीर से भी ज्यादा होने वाली हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है वो सही है या अभी सही तरीके से पेश की जानी है? इस बात को क्लियर करिएगा। देखिए, हमें प्राइमरीली ये लगता है कि जम्मू रीजन को जो इंसाफ पिछले 70 साल से नहीं मिला, वो इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट ने जम्मू के लोगों को इंसाफ देने की बात की है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि चाहे वो पीडीपी हो गई या अपनी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, क्या ये सिर्फ कश्मीर की पार्टीज हैं, जम्मू की पार्टीज नहीं है? ये तो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने की बात करती हैं। और अगर जम्मू के लोगों को इंसाफ मिलता है तो इनको खुश होना चाहिए, इन्हीं के तो लोग हैं। क्या आप जम्मू के लोगों को पीछे छोड़ना चाहते हो? ये नया जम्मू कश्मीर बन रहा है जिसमें हर आदमी को इंसाफ मिलेगा, हर आदमी को वो हक मिलेगा जिसका वो हकदार है। अगर 70 साल से इंसाफ जम्मू को नहीं मिला है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आगे भी इंसाफ नहीं मिले। ठीक है सेठी साहब, एक सवाल और है, मैं फिर जोगी साहब के पास जाता हूं, क्योंकि अगर बात करें हम एससी और एसटी की, एसटी को 7 सीटें, एसटी को 9 सीटें। अब ये पीडीपी की सुप्रीमो कह रही है कि भैया ये तो बांटने वाला मामला है और बीजेपी सरकार बांटने वाला काम करती है और इसलिए ये बांटा जा रहा है, ऐसे एसटी को दिया गया है ताकि हम एक तरीके से जहर घोले एक दूसरे की जाति के लोगों में। एससी एसटी के मसले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सर मुझे बताइए, एससी की रिजर्वेशन तो पहले भी थी, एससी तो पहले भी 7 सीटें थी, एसटी की रिजर्वेशन जो है अब प्रोवाइड की गई। तो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिनको रिजर्वेशन नहीं दी गई, अब अगर उनको रिजर्वेशन मिलती है तो किसी को क्या एतराज है? शेड्यूल्ड ट्राइब को बांटना किसको है? हम तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग हैं जो कि इट इज नोन टू एवरीबॉडी दैट दे हैव सफर्ड ए लॉट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
तो अगर उनके साथ इंसाफ होता है, वो लोग खुद असेंबली में बैठ के जो है अपने हक के बारे में बात करते हैं, अपने हक के बारे में कानून बनाते हैं, तो किसी को क्या एतराज होना चाहिए? इसका मतलब है कि पीडीपी हो या बाकी पार्टीज हो, ये नहीं चाहती कि शेड्यूल ट्राइब के साथ इंसाफ हो। हम तो हर किसी के साथ इंसाफ की बात करते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन अवेलेबल है तो शेड्यूल ट्राइब को भी अवेलेबल है, उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यही तो इन्होंने किया। इन्होंने शेड्यूल ट्राइब को जो है हमेशा पीछे धकेल के रखा, उनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। हम वोट बैंक बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उनको राइट देने में इंटरेस्टेड है, उनको पावर देने में इंटरेस्टेड। चलिए ठीक है, जोगी साहब के पास में जाता हूं। जोगी साहब, ठीक है, अभी जो लग रहा है वो लग रहा है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर एक ही तरीके के मिल रहे हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब हों, जितेंद्र साहब हों, एक ही बातें कही जा रही हैं, लेकिन कश्मीर आते आते, जम्मू कश्मीर आते आते उमर अब्दुल्ला साहब कोई और बात कह देते हैं। और हमने देखा ट्वीट पर भी क्या किया गया है। तो क्या खासतौर पर हम ये देखें, जो पीडीपी या फिर हम पीएजीडी देख रहे थे कि एक ही सभी पार्टियां हो रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भैया सभी पार्टी की अपनी अपनी आवाज है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्या समझा जाए इसे? नहीं, देखो, हर एक वर्ग को अपना हिस्सा तो मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी हमें जल्दबाजी में इस चीज को नहीं लेना चाहिए। अभी सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और अभी तो इनकी आज मीटिंग ही हुई है, अभी तो सोशल मीडिया पर ये चीजें आ रही है, और अगर जिसको भी कोई इनजस्टिस अगर हुआ है, अगर वो अपने जस्टिस के लिए अगर डिलिमिटेशन ने अगर अच्छा काम किया है तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि नहीं, इस बात से तो सेठी साहब भी सहमत हैं। मेरा इस बात का जवाब दीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही उमर अब्दुल्ला साहब है, फारूक अब्दुल्ला साहब है, आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, एक साथ बैठ के मंथन भी होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई और बात हो जाती है, जम्मू कश्मीर आते आते कोई और बात हम देखते हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में है, सहमत हैं, उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर में है, सहमत नहीं है। ये दो बातें, क्या आप कोई दूसरा खेल खेल रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के लोगों को आप कुछ समझाना चाह रहे हैं? क्योंकि खासतौर पर एक ही बात होनी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरों की, लेकिन वो है नहीं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन यही वो लोग हैं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, और अगर हमारे एमपीज आज की मीटिंग में गए तो इनको थोड़ी सी परेशानी हो गई है, और जब ये लोग जाते हैं, ये मिलते हैं, तो इनको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन आज अगर हमारे कायद और हमारे, इनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए, जो एमपीज आज इस मीटिंग में जिन्होंने शमूलियत की, तो इनको तो मुझे लगता है कि सबको वेलकम करना चाहिए और वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। और 31 दिसंबर तक अभी ड्राफ्ट, जब इसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं, अभी पढ़ी नहीं, किसी ने देखी नहीं, तो इतनी जल्दी इस तरीके के स्टेटमेंट देना, मुझे लगता है कि उन पार्टियों को इतना डर, बीजेपी और एनसी को आपस में मिलके आज इस मीटिंग में बैठ के अगर वो हिताश है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी समस्या है। बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी, चाहे वो कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो या हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब हो, और ये आपस में बैठ के इस मसले को हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो उमर अब्दुल्ला साहब को भी थोड़ा वेट करने था ये सर, वेट के बाद ही वो ट्वीट करते तो बेहतर रहता। फिलहाल ट्वीट पहले आ गया है। सिटी साहब, मैं क्लोजिंग कमेंट आपसे ले रहा हूं। जब हम बीजेपी का जिक्र करते हैं, क्योंकि रविंद्र रैना साहब को तो हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया परिसीमन आयोग की रिपोर्ट ठीक है, हालांकि आप ये कह रहे हैं जब लोकसभा के अंदर जानकारी वोटरों के बारे में दी गई तो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई होगी। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में आप देखते हैं जब परिसीमन आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट दे देगा, अभी जब हम देख रहे हैं कि रीजनल पार्टियां आप पे हमलावर है कि भैया कश्मीर को ज्यादा सीटें नहीं मिली है, जम्मू को दे दी गई हैं, और रविंद्र रैना साहब तो ये भी कह रहे हैं कि आगे आने वाला सीएम जम्मू का होगा, कॉन्फिडेंस पूरा आप लोगों का है, इसलिए ये कह रही है रीजनल पार्टियां कि भैया आपके हाथ में है। और महबूबा मुफ्ती ने तो ये तक कह दिया कि परिसीमन आयोग ही बीजेपी की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब हम ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से चीफ मिनिस्टर होगा, तो हम जम्मू से जीत के तो चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। जम्मू में तो 43 सीट्स ही हैं, कश्मीर में 47 है, हमको जीतना तो कश्मीर को भी है। हम जम्मू और कश्मीर में फर्क नहीं करते हैं। जैसे पीडीपी जो है यहाँ
या बाकी पार्टीज जो है वो फर्क करना चाहती है जम्मू और कश्मीर में, हम फर्क नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर आप डीडीसी के इलेक्शन को भी देखें तो हमने डीडीसी के इलेक्शन जो है कश्मीर में भी जीते थे। आने वाली असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो घाटी से भी जीत के आएंगे। अगर हम घाटी से भी जीतते हैं और जम्मू से भी जीतते हैं तभी हम अपनी गवर्नमेंट बना पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्टेटमेंट जो है डॉक्टर फारूक साहब की स्टेटमेंट में और उमर साहब की स्टेटमेंट में अगर फर्क दिखता है तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की मेच्योरिटी का लेवल जो है वो उमर साहब उसको मैच नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जो है वो तथ्यों को जो है वो ज्यादा बारीकी से देखते हैं और ये ठीक है कि उमर साहब को थोड़ा वेट करना चाहिए था, पहले रिपोर्ट को पढ़ लेते और उसके बाद बात करते। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई टाई अप नहीं है, ना ही कोई ऐसा होने का चांस है। दोनों पार्टीज अपने क्षेत्र में जो है मजबूती के साथ लड़ेंगी और आने वाले वक्त में ये जो कश्मीर में खासकर जो पार्टीज हैं जिन्होंने लोगों को बांट के जो है वो अपनी पॉलिटिक्स चलाने की कोशिश की, वो जो है वो पूरी की पूरी धराशायी होंगी आने वाले इलेक्शंस में। लोग समझ सकते हैं कि इस तरह की बयानबाजी करने से आप लोगों की भावना को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन में। पांच के पंच में आने के लिए जोगी साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, पांच के पंच में आने के लिए, परिसीमन पर अपनी बात को रखने के लिए।